हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट 4 का टॉपिक है सिग्नल ट्रांजैक्शन। सिग्नल ट्रांजैक्शन मतलब होता है कोई एक सेल है, सेल के बाहर कोई भी सिग्नल आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई भी बाहर से कोई भी केमिकल आ सकता है जो सेल को एक सिग्नल लेकर के आएगा, एक मैसेज लेकर के आएगा और उसके सेल के दरवाजे पे नॉक करेगा, नॉक और सेल क्या करेगी, दरवाजा खोल के उसको अंदर एंट्री ले लेगी। और उस सिग्नल के अंदर आने से क्या होता है, जैसे ही मेहमान हमारे घर में आता है तो क्या होता है, अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। कोई बहुत खुश होता है, कोई तो दुखी हो जाता है कि अरे कहाँ से आ गए। तो उस तरीके से सेल भी डिफरेंट रिस्पॉन्स देती है। सेल को अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा लगता है तो वो क्या करेगी, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो सेल ग्रो करेगी, सेल की साइज बढ़ जाएगी, सेल डिफरेंशिएट करेगी, सेल दो पार्ट में बढ़ जाएगी। तो ये हो सकता है अगर सिग्नल जो होता है उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहता है। एक केस होता है कि सेल क्या हो, उसको अपोप्टोसिस करनी पड़ जाए, मतलब सिग्नल क्या दे रहा हो, बाहर से ऐसा सिग्नल आया हो कि आपको अपनी लाइसिस करनी है। ठीक है, तो लाइसिस करनी है, इसका मतलब क्या करना है, सेल की अपोप्टोसिस हो जाएगी, यानी प्रोग्राम वे से सेल की डेथ हो जाएगी। देखिए इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल होती है, सेल के बाहर एक कवरिंग होती है सेल की, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर है। बाइलिपिड कहने का मतलब है, बाई मतलब दो और लिपिड क्या होता है, लिपिड एक मॉलिक्यूल होता है। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये लिपिड जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें दो पार्ट होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर से वाटर लविंग है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब फोबिया है ना, इसको डर लग रहा है, तो डरता है तो इंसान क्या करता है, दुबक के बैठ जाता है अंदर। तो ये क्या करेगा, अंदर की साइड है। ये भी फोबिक पार्ट है तो ये भी अंदर की साइड है। और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ये दोनों जो सर्कुलर हैं ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब ये दोनों वाटर से डरते नहीं है, वाटर लविंग है, इसलिए ये वाटर साइड, जिस साइड फ्लूइड फिल्ड है उस साइड है। और ये अंदर के साइड जो पार्ट है लिपिड का, उसको बोलते हैं वाटर, इससे फोबिया है, वाटर से डर रहा है, इसलिए अंदर की साइड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। देन ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक होता है रिसेप्टर। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या करता है, इसका काम है किसी भी चीज को पकड़ना। रिसेप्टर मतलब रिसीव करेगा। ये किस चीज को रिसीव कर रहा है, तो ये सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, पकड़ रहा है। बाहर से कोई भी सिग्नल आता है, सपोज इस केस में क्या है, एक हार्मोन है। अगर हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की, इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है, आपने सुना होगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो वही इंसुलिन हार्मोन इस सेल के पास आता है और ये इस रिसेप्टर से बाइंड कर देता है। जैसे ये बाइंड कर जाता है, ये सेल को सिग्नल देता है। अब गेट पे कोई आया तो ये सेल अंदर सिग्नल ले जाएगी, और सेल अंदर सिग्नल ले जाकर के क्या बोलेगी कि गेट पे आए हैं इंसुलिन भैया। और इंसुलिन भैया क्या कह रहे हैं कि अब जो बाहर ग्लूकोज हैं, उन ग्लूकोज को अंदर ले लो। सारे ग्लूकोज अंदर चले जाएंगे तो सेल में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो इंसुलिन का काम क्या है कि बाहर हमारे ब्लड में रेगुलेट करना, ग्लूकोज को रेगुलेट करना। तो ये ग्लूकोज को कैसे रेगुलेट करता है, ग्लूकोज के अमाउंट को, जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको स्टोर कर देता है सेल्स के अंदर। तो सेल को सिग्नल कह रहा है कि तुम ये स्टोरेज का काम कर लो। तो जैसे बाहर से मेहमान आए हैं, खूब सारा सामान लेके आए हैं, तो क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज को स्टोर कर लो। तो ये है मेहमान कौन है, इंसुलिन, और सामान जो लेकर के आ रहे हैं वो अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिग्नल ट्रांजैक्शन काम करता है। एक एक करके इसके स्टेप्स को हम समझेंगे, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या क्या इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, और इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो चलिए बाय डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। सिग्नल ट्रांजैक्शन एक मॉलिक्यूलर पाथवे है जिसमें सेल जो है उसमें बाहर से कोई भी आता है मॉलिक्यूल, और वो केमिकल के फॉर्म में होता है। बाहर जो मॉलिक्यूल है, जैसे इंसुलिन या हार्मोन है, वो एक केमिकल होता है और वो सेल के अंदर आके उसको सिग्नल देता है कि अंदर, उसकी वजह से अंदर सेल के सेलुलर चेंजेस आते हैं। मतलब वो जो सेल है, बाहर जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से जो इंसुलिन अंदर आया, तो इंसुलिन या तो हो सकता है कि बाहर ही रह जाए, मतलब इंसुलिन ज्यादातर बाहर ही रहती है, इंसुलिन बाहर रहती है, बट कोई हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ये सेल के अंदर आ जाता है, सेल के अंदर आता है और ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन अंदर आकर के और वर्किंग करता है, डिजायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस करता है। डिजायर्ड प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज कराएगा, ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट कराएगा, और आरएनए से जो भी हमको डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए वो हमारी बन जाएगी।
तो इस तरीके से सिग्नल ट्रांसडक्शन वर्क करता है। घबराइए मत, ये नाम सुन के, अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देन हम अब बोलते हैं कि जैसे हमारी मिलियन ऑफ सेल्स, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं ना, ये पूरी हमारे लिए काम करती हैं। मिलियन ऑफ सेल्स एक दूसरे को सिग्नल भेज करके और कोई भी वर्क को परफॉर्म करते हैं। जो अगर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अगर हम सांस भी ले रहे हैं, तो इसमें क्या कर रही हैं, कई सारी सेल्स एक साथ मिल करके हमारा परफॉर्मेंस, मतलब हमारा जो लंग्स है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का इंटेक करा रहा है, और वो पूरी ऑक्सीजन हर सेल में पहुंच जा रही है। तो कई सेल एक साथ काम कर रही हैं। तो कभी भी आपको अकेला लगे तो आप ये मत सोचिएगा कि हम अकेले हैं, आपकी जो सेल्स हैं वो आपके साथ हैं। मिलियन ऑफ सेल्स आपके लिए ही काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अब जो भी सेल से बाहर से सिग्नल आ रहा है वो दो सिग्नल दे सकता है। या तो वो सेल को क्या कहेगा कि डिवाइड करो, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि सेल को क्या कहेगा, या तो डिवाइड करो या तो डू और डाई की केस है, यानी कि या तो डिवाइड करो या तो मर जाओ। मर जाना मतलब क्या, अपोप्टोसिस हो जाना, अपना डिजायर मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम वे में सेल की डेथ करा देंगे अगर कोई उसके अंदर गड़बड़ी होगी तो, ठीक है। और अगर अच्छा सेल होगा, अगर सेल में सारे फंक्शनिंग नॉर्मल हो रही होगी तो सेल डिवाइड करेगा। देन क्या होता है इसमें कि अगर कोई भी सेल है वो क्या होता है, रिस्पॉन्स देता है, अपने आप को एक्सप्रेस, जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होगी एट लास्ट, और जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वही बाहर से जो सिग्नल आया था उसका वर्किंग कराएगी, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये देखिए, ये एक सेल है, सेल में कोई भी सिग्नल आया और सिग्नल जैसे ही अंदर आता है सेल के, वो क्या कराता है, डीएनए पे एक्ट करता है, डीएनए पे बाइंड हो जाएगा। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल। डीएनए पे जैसे ही बाइंड करेगा ये इससे कहेगा कि आप चलो आरएनए बनाओ। अब डिजायर्ड पूरा इतना बड़ा सेगमेंट था डीएनए का, ठीक है, इतने बड़े सेगमेंट से इतना ही पोर्शन वो कह रहा है कि इतना ही का हमको क्या चाहिए, इतने ही पोर्शन का हमको आरएनए चाहिए। अब इसका हमने आरएनए बनाया, डिजायर्ड आरएनए बना, और उससे डिजायर्ड प्रोटीन बाहर सेल मतलब न्यूक्लियस के बाहर सिंथेसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन बन जाएगी। तो इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। चलिए देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें लगते हैं। तो सबसे पहले तो चाहिए एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इसका डायग्राम मुझे गूगल पे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको यहीं पे बना के एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या हो रहा है ना कि एक सेल है, सेल कैसी होती है, तो सेल होती है हमारी, ये होती है नॉर्मल सेल, इसके ऊपर एक लेयर होती है लिपिड, बाइलिपिड लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल कहने का मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को ही बाहर जाने देगी, सिलेक्ट करके भेजती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्ट करके कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने देगी, सिलेक्ट करके कुछ मॉलिक्यूल को बाहर जाने देगी। तो ये होती है, ये किसकी बनी होती है, ये होती है बाइलिपिड लेयर। ये लिपिड्स यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हैं पूरे, ऐसे सर्कुलर वे में ये खूब सारे अरेंज होते हैं। ये होता है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो बाहर से आ रहा है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, मान लीजिए इस केस में क्या है, कोई भी आ रहा है बाहर से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और वो इसको काम करने को कह रहा है। यहाँ पे कोई भी हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है, तो ये हो गया हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो बाहर से आ रहा है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है सिग्नल रिसेप्टर। अब इसको रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, एक रिसेप्टर। ये बाइंड कहाँ से होगा, तो यहाँ पे सेल के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर जो है पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होगा, ये हार्मोन आकर के इससे बिल्कुल बाइंड होता है। दिस इज द रिसेप्टर हियर। रिसेप्टर क्या है, रिसीव करने का काम करेगा। किसको रिसीव करने का काम करेगा, सिग्नल को रिसीव करने का काम करेगा। सिग्नल यहाँ पे क्या है, वो जो हार्मोन बाहर से आ रही है, तो ये जो हार्मोन बाहर से आ रही थी ना, ये आकर के इस पे बाइंड हो जाएगी। बाइंड होगी तो क्या होगा, ये बन गया, बाइंड हो गया। और जैसे ही इस जो हार्मोन है वो आकर रिसेप्टर से बाइंड करती है, ये जो रिसेप्टर है वो अंदर की ओर सिग्नल भेज देता है अंदर की ओर। अब ये क्या, ये इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका क्या, दिस इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दिस इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एंड नीचे जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है वो क्या है, वो है आपका रिसेप्टर। तो दिस इज द रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब ये रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं,
तो ये बनाते हैं सिग्नल, ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये बनाते हैं प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जो बाहर से आई है प्रोटीन या केमिकल, इसी को हम बोल रहे हैं, ये जो क्या है बाहर से जो सिग्नल आ रहा है इसी के साथ जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रही है, तो इसी को बोल रहे हैं प्रोटीन सिग्नल कॉम्प्लेक्स। या फिर इसको क्या कर सकते हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बाद ये क्या होता है कि ये सिग्नल जाता है हमारा अंदर की ओर। अब ये अगर इन केस ये क्या हुई, जी प्रोटीन, ये जी प्रोटीन आप आगे पढ़ेंगे ना, तो अगर जी प्रोटीन हुई तो जी प्रोटीन 7 बार ऐसे मेम्ब्रेन में लपेट करके और अंदर जा करके ये एक क्या करती है, एक मॉलिक्यूल से बाइंड होती है। इस मॉलिक्यूल का नाम है जी प्रोटीन, ठीक है। ये एक तरीके की प्रोटीन है जो रिसेप्टर से बाइंड होती है। अब इस प्रोटीन को ही हम क्या बोल रहे हैं इस केस में, ये है हमारी कन्वेयर। द येलो कलर रिप्रेजेंट्स द कन्वेयर, ठीक है। ये कन्वे कर रही है, मैसेज को अंदर कन्वे कर रही है, ठीक है, अंदर ले करके जा रही है। जैसे आप गेट पे गए, आपने गेट खोला, तो आप क्या हो गए, आप हो गए प्राइमरी में, मतलब जो बाहर आया है, जैसे कोई मेहमान आता है आपके घर में और गेट की घंटी बजती है, आप जाते हो गेट खोलने, तो आप जब गेट खोल रहे हैं तो आप क्या हो गए हैं, आप जाकर के वहां से मैसेज ले रहे हैं। आप घर में कोई अंदर के कमरे में बैठा है, वो आप ही से पूछेगा कि भाई कौन आया था, तो आप सेल के अंदर मैसेज ले जाने का काम कौन कर रहा है, आप। तो आप क्या हो गए, सेकेंडरी मैसेंजर। और सेल के बाहर से जो आया था, जो व्यक्ति जिसने घंटी बजाई थी, वो मेहमान, वो हो गया प्राइमरी मैसेंजर। उस तरीके से यहाँ पे जो हार्मोन बाहर से आया है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। और जो सेल के अंदर जो है कन्वेयर, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। ये अंदर की सेल के अंदर ये रिस्पॉन्स देता है। सेकेंडरी मैसेंजर उसी को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं सेल के अंदर, और वो क्या करते हैं, सेल के अंदर रिस्पॉन्स ले जाते हैं। तो घर के अंदर कोई गेट जल्दी खोलना नहीं चाहता, जो सबसे एक्टिव बंदा होता है घर का, वही जाकर के तुरंत गेट खोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो घर का एलेक्सा होता है, तो एलेक्सा सारा काम करता है ना, तो वो जाके गेट खोलता है, तो वो सबसे एक्टिव है, इसलिए उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर। ये क्या करेंगे, अंदर की प्रोटीन्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, अब ये क्या करेंगे, दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे। दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट कैसे करेंगे, ये जाएगा और ये क्या होगा, ये दूसरे यहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड है, उसको एक्टिवेट कर देगा। इस केस में यहाँ पे ये क्या हो गया, अब ये मेम्ब्रेन बाउंड है, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड है इस केस में, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका कन्वेयर। इसको हटा देते हैं, आपको जी प्रोटीन अभी समझ में नहीं आएगी, आगे पढ़ाऊंगी मैं। जब सेकंड वीडियो लेक्चर में आप जी प्रोटीन को अलग से समझेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कैसे जी प्रोटीन वर्क करती है। तो ये हो गया आपका सिग्नल कन्वेयर। देन सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ये जा करके एक और क्या करेगा, प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। ये एक्टिवेट हो गया, इस पे क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा तो ये दूसरे को एक्टिवेट कर देगा जा करके। अब ये जो दूसरा होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और दिस इज नोन एज सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स। द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द सिग्नल ट्रांसड्यूसर। ये दूसरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, यानी ये जो प्रोटीन्स होंगी वो होंगी क्या आपकी, जो दूसरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा वो होंगी आपकी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ नहीं होता है, बस जो ट्रांसक्रिप्शन करा दे। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना। और डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट हियर, सेंटर में होगा ये नीचे आ गया आपका, ठीक है। तो ये होगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है डीएनए। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रेजेंट है कौन, डीएनए। अब डीएनए पे ये जाकर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो जाएंगे, और कहाँ बाइंड होते हैं ये, हमेशा डीएनए के प्रमोटर रीजन से। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं ये किससे बाइंड होते हैं, ये बाइंड होते हैं हमेशा डीएनए के प्रमोटर रीजन पे। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोट करता है डीएनए के आरएनए बनने के लिए, उसको उत्साहित करता है डीएनए को कि चलो चलो अब आरएनए बनाओ, अपनी क्या है डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाओ। तो ये क्या होता है, डीएनए से अब ये बना देता है आरएनए। ये आकर के इस पे बाइंड हो जाएगा, ये एंट्री ले लेगा न्यूक्लियस के अंदर और आपका क्या बना देगा, आरएनए बनाएगा। जैसे ही आरएनए बनेगा, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर कहाँ आ जाता है, साइटोसॉल में यानी कि साइटोप्लाज्म में। और ये क्या बनाता है, आरएनए से बन जाती है हमारी प्रोटीन। यानी कि ये ट्रांसलेशन जो है वो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन जो है वो हो रहा है आपका साइटोसॉल में यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स, ठीक है।
तो ये क्या होता है, अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो बाहर से आ रहे हैं सेल को ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो क्या होंगे ये हाइड्रोफोबिक होंगे, या तो क्या होंगे ये हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है कि ये वाटर लविंग होंगे, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरेंगे। अब जब डरेंगे तो सेल के बाहर जो वाटर है उससे डरेंगे, तो ये कहाँ आ जाएंगे, सेल के अंदर। तो जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स के जो आप अभी क्या था, कोरोना में स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा खाने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बाद में पर्सन को काफी बीमारियां भी झेलने को मिली थी, उसके साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन कौन से हैं जो स्टेरॉइड होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही फेमस है। टेस्टोस्टेरोन बहुत, ये क्या होता है, मस्कुलिन कैरेक्टर्स को, ये टेस्टिस से रिलीज होता है और ये मस्कुलाइन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है मेल के अंदर। ये फीमेल में भी होता है, बट फीमेल में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जैसे ही सेल के पास टेस्टोस्टेरोन आता है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ बाइंड बाहर नहीं करता है, टेस्टोस्टेरोन सीधा अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। तो जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो अंदर चले जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे और एक्शन कराएंगे। और जो हाइड्रोफिलिक होंगे, जैसे कि हम इंसुलिन की केस की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो इंसुलिन ऐसे काम करता है कि बाहर ही रह जाता है, बाहर ही रह जाता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, इसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अंदर वाटर के प्रेजेंस में, फ्लूइड के प्रेजेंस में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रहता है इंसुलिन, और सेल के अंदर नहीं जाता है। और अंदर क्या होता है, ये सेकेंडरी मैसेज अंदर कन्वे करके ले जाता है और प्रोटीन जो बन जाती है। तो इंसुलिन के केस में ग्लूट प्रोटीन बनती है, ग्लूकोज ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफर किसका करती है, ग्लूकोज का। ये जा करके ये क्या होती है, एक्टिव हो जाती है सेल के ऊपर। कौन, ग्लूट ट्रांसफरेज, यानी कि ग्लूट। तो ग्लूट जा करके क्या करती है, ग्लूकोज को अंदर ले आती हैं। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर सारे भर जाते हैं, एक जगह स्टोर हो जाते हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और वो स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे, तो ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है लिवर में, ठीक है। तो ये ग्लूकोज को इंसुलिन इस तरीके से रेगुलेट करता है। व्हाट इज लिवर? तो लिवर क्या होते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स में लिवर की स्टोर हो जाता है। लिवर क्या होता है, लिवर स्टोरेज का काम करता है और साथ साथ डिटॉक्सिफाई भी करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो वापस रीजनरेशन करने की कैपेसिटी भी रखता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है, ये आपका सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से आया और ये रिसेप्टर से बाइंड कर गया। तो पहला स्टेप होता है आपका रिसेप्शन, मतलब रिसीव करना। कौन रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कौन कर रहा है, रिसेप्टर। क्या रिसीव कर रहा है, बाहर से कोई भी सिग्नल। ये सिग्नल कोई भी हो सकता है, कोई भी केमिकल बाहर से आकर के इसके साइड, जैसे साइटोकाइन भी हो सकता है, कोई आपका हार्मोन। ज्यादातर हार्मोन मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन है, तो ये सारे हार्मोन्स क्या होंगे, बॉडी के अंदर रिलीज होंगे और वो सेल के अंदर कैसे काम करते हैं वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ पे साइटोकाइन भी हो सकता है, वो आकर के यहाँ पे बाइंड करता है। जब ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है अपने रिसेप्टर के साथ, ये अंदर की ओर जाता है और सिग्नल जनरेट करता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मतलब सिग्नल अंदर की ओर कन्वे हो रहा है, और जैसे ही ये कन्वे होता है तो क्या होता है, इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था क्या आते हैं इसके अंदर, तो सिग्नल कन्वेयर, सिग्नल ट्रांसड्यूशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये तीनों आते हैं। फिर क्या होता है कि क्या होता है, एक दूसरे को ये स्टिमुलेट करते हैं बाय फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हमेशा कौन कराता है, तो काइनेज एंजाइम ही हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कराती है, और जैसे ही फॉस्फेट ऐड होता है तो वो एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम या पर्टिकुलर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। अभी इनएक्टिवेट फॉर्म में थी, जैसे ही सिग्नल मिलता है एक्टिवेट हो जाती है, काम करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। अब ये जाती हैं रिस्पॉन्स कराती हैं। अब रिस्पॉन्स होता है, थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, अब सेल इसके खिलाफ, मतलब सॉरी, इसके लिए क्या रिस्पॉन्स दे रही है, तो सेल क्या करती है, या तो क्या करेगी, डिवाइड कर जाएगी, या तो क्या करेगी, अपॉप्टोसिस कर जाएगी। इसके अंदर जो भी प्रोटीन बनता है एट लास्ट, वो प्रोटीन क्या हो सकता है, मतलब जो रिस्पॉन्स मतलब कि प्रोटीन का बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो जहां प्रोटीन बनी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और प्रोटीन क्या हो सकती है, अच्छी प्रोटीन होगी तो सेल को डिवाइड कराएगी। बट अगर अपॉप्टोसिस के लिए p53 एक्टिवेट हो गई, तो p53 का काम होता है अपॉप्टोसिस करने का, वो सेल को डेथ करा देगी। और अगर
बाकी अगर एम फेज में जाती है तब तो ये सेल डिवाइड करेगी, 2 सेल बन जाएंगी, तो आपकी एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन के तैयार हो जाएंगी, डिवीजन हो जाएगा सेल की ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका रिसेप्शन, रिसीव करता है। दूसरा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में मैसेज आगे की ओर ट्रांसफर होता है, यानी कि आगे की ओर कन्वे होता है, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर जाकर के ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, यानी डिजायर्ड प्रोटीन बन जाती है इसके रिस्पॉन्स में। तो इसके रिस्पॉन्स में डिजायर्ड प्रोटीन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन वर्क करती है। तो ये होते हैं स्टेप्स। स्टेप्स के बाद हम देखते हैं कि सेल सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है। तो पहले आपको बता रखा है कि बाहर एनवायरनमेंट में कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। अब बाहर भी जो चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के खिलाफ क्या होता है, खिलाफ नहीं कह सकते हैं, मतलब टेम्परेचर अगर मान लीजिए बाहर बढ़ गया अचानक से, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, तुरंत रिस्पॉन्स में स्वेटिंग करेगी। आपके बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना होता है। जब पसीना होता है तो उस रीजन को आप छुएंगे ना, आपको समझ में आएगा वो रीजन ठंडा हो गया है, तो वो ठंडा हो जाता है। आपकी बॉडी को कूल करने के लिए पसीना होता है। स्वेट ग्लैंड्स तुरंत रिस्पॉन्स में स्वेट रिलीज करती हैं, पसीने रिलीज करती हैं। तो ये क्या हो रहा है, बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ, हमारी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स किया। इसी तरीके से हमारी सेल, पूरी सेल एक दूसरे को रिस्पॉन्स देती हैं। एक सेल जब दूसरी सेल को रिस्पॉन्स करती है तो क्या होता है, एक सेल दूसरी सेल से रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब ये क्या कर रही है, एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रही है। बट अगर इनकेस सेल के अंदर ही कोई सिग्नल चला गया, जैसे अभी तक हम ड्रॉ करके समझ रहे थे कि सेल के अंदर ही कोई काम हो रहा है, एक सेल के अंदर ही काम हो रहा है, सिग्नल का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर होता है। और एक सेल दूसरे सेल को मैसेज दे रही है कि अब तुम ये चेंज लगाओ, फिर वो सेल दूसरे को काम करने को कह रही है। जैसे पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारा काम करता है, कई सेल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देती है, तब उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, एग्जाम में उल्टा लिख करके आ जाते हैं। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर विद इन द सेल, इंटरसेलुलर, इंटर मतलब एक सेल से दूसरे सेल को, ठीक है, इंटरसेलुलर दूसरे सेल को, और इंट्रासेलुलर विद इन द सेल। और आपके कोर्स में बस इंट्रासेलुलर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंट्रासेलुलर, तो हम इंट्रासेलुलर को देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरसेलुलर होता क्या है। तो इंटरसेलुलर में जो सिग्नल होते हैं वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी, एक सेल से पूरे बॉडी में सिग्नल जा रहा है। और ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होता है विद इन द सेल्स, यानी एक डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये सेल दूसरे सेल को एक्टिवेट कर देगी, अब ये सेल दूसरे सेल को एक्टिवेट कर देगी, ये सेल दूसरे सेल को एक्टिवेट कर देगी। यानी कि अब हमने क्या किया, हमने सांस ली, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। तो एक सेल से यानी कि एक पूरे ऑर्गन से ही दूसरा ऑर्गन क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया, उसको ऑक्सीजन भेज दी गई। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा, बस हार्ट अपने पास ऑक्सीजन रख के तो बैठ नहीं जाता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, पंप करके पूरे ऑक्सीजन को हर एक सेल तक। आपके यहाँ पे नोज है या ईयर्स हैं और आपके जो पूरे हाथ हैं, हर फिंगर टिप तक भी आपके हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और जहां ऑक्सीजन का जहां सप्लाई बंद होता है वहीं क्या होती है, उस सेल की डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये सेल का इस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल का मैकेनिज्म इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर कहलाता है, एक सेल से दूसरे सेल को कन्वे करना। इसमें क्या होता है ना कि ये सर्टेन ग्लैंड जो होती है हमारे बॉडी में कई तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन मतलब जो शरीर के बाहर जो मैसेंजर, एंडोक्राइन जैसे कि हार्मोन जो रिलीज करती है विद इन द सेल, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर में सेल एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज देती है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शंस हमारे होते हैं। बट क्या होता है इंट्रासेलुलर के केस में, क्या काम होता है, इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल के अंदर क्या काम होता है। जब भी एक सिग्नल आता है, जब भी सिग्नल बाहर से आता है तो हमारी सेल उसके खिलाफ जो प्रोटीन बनाती है, उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बनाती है, दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर विद इन द सेल। सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक सेल की बात हो रही है, ऐसे कई सेल वही काम कर रही हैं, बट एक सेल के अंदर कैसे काम हो रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब बाहर से कोई एक लिगैंड आता है, लिगैंड से कंफ्यूज नहीं होना है, लिगैंड मतलब बाहर से कोई भी केमिकल आ रहा है उसको हम लिगैंड बोलते हैं। वो लिगैंड जब आता है और रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है, सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, और जो चेंजेस आते हैं मतलब जो डिजायर्ड प्रोटीन बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, इसी पूरे मैकेनिज्म को ही हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। सिग्नल हो रहा है, सिग्नल मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल दिया जा रहा है, सेल के बाहर से सिग्नल आया
और अंदर उसके रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सिग्नल जो इंट्रासेलुलर जो सिग्नल होते हैं ये 5, इसका पाथवे 5 होता है, मतलब 5 स्टेप में इसके पूरे पाथवे कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या होता है, सिग्नल जो होता है वो जनरेट होता है। सिग्नल जहाँ से आ रहा है, अगर हम नॉर्मल केस में बात करते हैं कि बाहर सेल से जनरेट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंसुलिन जनरेट हो रही है, तो इंसुलिन या किसी भी हार्मोन की बात कर लेते हैं, टेस्टिस जनरेट हो रहा है, ओवरी जनरेट हो रही है, तो वो कहाँ से, ओवरी मतलब ओवा बनेगा या उसमें से जो हार्मोन्स निकलेंगे, तो हार्मोन्स कौन से निकलते हैं हमारे, तो हार्मोन्स निकलते हैं, अगर फीमेल की केस की बात कर रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन निकलेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन फीमेल को क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी क्या होता है, फीमेल्स के केस में अगर बात हो रही है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, आवाज पिच का हाई हो जाना। मेल के केस में क्या होता है, फेस पे बियर्ड आना। ठीक है, और क्या होता है, वोकल कॉर्ड आवाज भारी हो जाती है उनकी, लाउड हो जाती है आवाज, पिच कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। ये होते हैं, ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, ये अलग अलग चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं, इन रिस्पॉन्स होता है एक किसी भी हार्मोन के रिस्पॉन्स में सेल हमारी वर्क करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जैसे ही सिग्नल, पहला स्टेप होता है कि किसी भी सिग्नल का बनना, वो सिग्नल का निकलना। तो किसी भी ग्लैंड से जब वो हार्मोन निकलता है, जैसे पैंक्रियाज से इंसुलिन निकल रही है, तो वहाँ पे इंसुलिन का निकलना, फिर क्या होता है, फिर रिलीज होता है। जैसे ही मतलब अंदर पहले बनेगा सेल के अंदर, फिर रिलीज हो जाता है, रिलीज होकर के वो कहाँ पर पहुँचता है, टारगेट सेल तक। अगर एक हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये आपकी सेल है, दिस इज द सेल, और ये क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ क्या होता है, अब कोई ग्लैंड है आपकी, वहाँ पे क्या सिंथेसिस हो रहा है, डिजायर्ड आपका हार्मोन या सिग्नल। ये सिग्नल आया और सिग्नल क्या होगा, इस ग्लैंड से बाहर निकलेगा। अब जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये क्या होता है, अब ये टारगेट साइट पे क्या आता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो ये पहला स्टेप होता है कि पहले सिंथेसिस होता है इस हार्मोन का। हमेशा हार्मोन प्रेजेंट नहीं होती है, तुरंत बनती है, तुरंत फ्रेश सिंथेसाइज होती है और ये बाहर रिलीज होती आती है। जैसे कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालिन, जिसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं, वो आपका एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, तुरंत रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि पड़ा हुआ है, तो रिलीज होता है। और ये बॉडी के उसके एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन से बाहर आता है, एड्रेनल ग्लैंड से बाहर आता है एड्रेनालिन। ये हार्मोन फिर जो टारगेट सेल है उस पर क्या आ जाता है, जाकर के बाइंड होता है। अब जैसे ही ये बाइंड होता है, बाइंड होकर के जैसे ही टारगेट साइट सेल पे पहुंचता है, जिस सेल को उसको एक्टिवेट करना है उस सेल तक पहुंच जाता है, फिर क्या होता है कि सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया जाता है रिसेप्टर के द्वारा। रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेसिफिक, जैसे लॉक और की तरह काम करते हैं। अगर ये है ना, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम मैंने बनाया, ये इसी से बाइंड होगा, यहाँ जो एक दूसरा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ना, इससे बाइंड नहीं होगा। एकदम लॉक एंड की तरह होता है कि इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है स्पेसिफिक प्रोटीन से ही बाइंड होगा, ये इससे बाइंड नहीं हो सकता है या ये इससे बाइंड नहीं हो सकता है, ये लॉक एंड की तरह बाइंड होते हैं। ठीक है, और बाइंड होकर के क्या होता है, ये पहचान जाता है, अगर वो जो रिसेप्टर है वो पहचान जाता है कि हाँ ये मेरी ही प्रोटीन है, मेरे लिए आई है, और वहाँ पे बाइंड हो जाता है जैसे ही। तो ये होता है 4 स्टेप की, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है रिसेप्टर के द्वारा प्रोटीन को, और बाइंडिंग हो जाती है, और बहुत ही टाइट कॉम्पैक्ट जो है बाइंडिंग होती है। देन क्या होता है कि सेल के अंदर अब मेटाबॉलिक फंक्शन जो है सेल के अंदर अब डिजायर्ड चेंजेस होंगे। क्या होगा कि ये रिसेप्टर जैसे ही बाइंड हो गया ना, ये रिसेप्टर जैसे ही बाइंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, रिसेप्टर और जो प्रोटीन है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब ये सेल के अंदर सिग्नल दे देगा। इसके ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये क्या होता है, या तो एक सिरा इसका सेल के बाहर होता है और दूसरा सिरा इसका सेल के अंदर होता है। मतलब जो रिसेप्टर है उसका एक एंड सेल के बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और एक एंड सेल के अंदर होता है इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर। ये क्या करेगा, सेल के अंदर सिग्नल भेजेगा, और इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, डीएनए से हमारी आरएनए बनेगी, और आरएनए से हमारी डिजायर्ड प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन कहाँ बनती है, तो न्यूक्लियस के बाहर हमेशा प्रोटीन बनती है, यानी ट्रांसलेशन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सिग्नलिंग पाथवे है वो काम करता है, यानी कि इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है, ये स्टेप्स होते हैं। देन
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स क्या होते हैं इंट्रासेलुलर, ये जो रिसेप्टर थे ना, अब ये रिसेप्टर 3 तरीके के होते हैं, मेनली 3 तरीके के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं बट मेनली ये 3 तरीके के रिसेप्टर होते हैं। इंट्रासेलुलर केस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रासेलुलर आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक क्या है, इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर में 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के अंदर आपका आता है तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर जो है वो कैसा होता है, ये होता है, इसको सर्पेंटाइन भी बोलते हैं। सर्प से आपको समझ में आता है क्या होता है, सर्प मतलब सांप, ठीक है, हिंदी वर्ड है ना सर्प, सांप। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको सर्पेंटाइन कहने का मतलब है कि ये सांप की तरह इसकी बॉडी मुड़ी होती है। क्या होता है, किसकी बॉडी मुड़ी होती है, रिसेप्टर की बात हो रही है ना, कितने तरीके के रिसेप्टर हैं, ये है इसका रिसेप्टर। और यहाँ पे हम प्रोटीन जो रिसेप्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो प्रोटीन रिसेप्टर्स ये जो है जी प्रोटीन, इसका एक एग्जांपल है, वो क्या है, ऐसा होता है। तो इसकी मेम्ब्रेन 7 बार ऐसे मुड़ी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मुड़ी करके ये 7 बार फोल्डेड होती हैं और ये बाइंड होती हैं अंदर जी प्रोटीन से। जी प्रोटीन से बाइंड होती हैं ये, एक होता है जी अल्फा और एक होता है जी गामा। जी गामा जो है वो जी बीटा से लिंक होता है, ये जी प्रोटीन है, ठीक है। अभी आपको नाम याद नहीं करने हैं, ये जी प्रोटीन जो लिंक्ड रिसेप्टर है वो मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसमें आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये जी प्रोटीन आपको अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में मैंने डील किया है, यहाँ आप बस बेसिक समझ रहे हैं कि इसको क्यों सर्पेंटाइन कहते हैं, क्योंकि सांप जैसा है और ये 7 बार मुड़ता है, इसलिए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। 7 बार मुड़ा है इसलिए 7 ट्रांसमेम्ब्रेन कपल्ड रिसेप्टर या 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, किसको ऐसे कहते हैं, तो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर या कपल्ड रिसेप्टर, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है वो किससे कपल है, जी प्रोटीन से। जी मतलब ग्वानिन, ये जीटीपी या जीडीपी से बाइंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जी प्रोटीन या ग्वानिन प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसके अंदर सिग्नल रिसीव होता है, सिग्नल ये जाएगा दूसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर वो क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे CAMP जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगी, वो जा करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर देगी, फिर वो DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बन जाएगी, तो आपकी डिजायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। यहाँ पे ये आप पूरा मैकेनिज्म दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला जो हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, प्रोटीन से जो रिसेप्टर अंदर की ओर प्रोटीन से बाइंड होते हैं, जैसे इस केस में ये जो रिसेप्टर है वो अंदर जी प्रोटीन से बाइंड होते हैं, तो अंदर जब ये रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। प्रोटीन से ये क्या है, कपल्ड है, प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ कपल कहने का मतलब है कपल की तरह है। कौन किससे कपल के साथ है, प्रोटीन जो है उसका कपल कौन है, रिसेप्टर, ठीक है, ये इसका कपल है। तो ये दोनों कपल के साथ एक साथ रह रहे हैं, जैसे कपल से एक साथ रहते हैं तो वैसे ये दोनों प्रोटीन और रिसेप्टर एक साथ कपल की तरह रह रहे हैं। ये रही आपकी जी प्रोटीन और ये रहा आपका रिसेप्टर, ये दोनों यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है। देन आता है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ कौन है, यहाँ लिंक कौन है, यहाँ कपल कौन है, एंजाइम कपल है रिसेप्टर के साथ। लिंक मतलब जुड़ा हुआ, कपल मतलब जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एंजाइम जो होती है वो कपल होती है। इसमें कैटालिटिक रिसेप्टर होता है, कैटाबॉलिक या कैटालिटिक आता है, मतलब ये ब्रेकेज का काम करेगी, तोड़ेगी अंदर, ठीक है। किसको तोड़ेगी, जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसको ब्रेक कर देगी। कैटालिटिक रिसेप्टर्स होता है, इसका मतलब ब्रेक करता है मॉलिक्यूल्स को। वन पास रिसेप्टर, इसमें एक जगह मतलब सिग्नल जो है वन वे में ट्रांसफर होता है, अंदर की ओर ही आएगा, बाहर की ओर कोई सिग्नल नहीं जाता है, मतलब कुछ भी बाहर की ओर सेल के नहीं निकलेगा, वन वे। देन हेल्प्स द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं वो सेल को डबल होने में मदद करते हैं, यानी क्या होगा, माइटोसिस करने में हेल्प करेंगे, सेल की डिफरेंशिएशन करेंगे, सेल को क्या करेंगे, ग्रोथ कराएंगे सेल की 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करेंगे, सेल को डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करते हैं। देन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स मतलब, लिगेंड मतलब कोई भी बाहर से जो मॉलिक्यूल आया है, बाहर से जो केमिकल आया है, गेटेड मतलब जो गेट है वो आयन चैनल से बाइंड है, यानी कि अब ये किसी भी आयन का सिंथेसाइज कराएंगी। कैल्शियम आयन हो सकता है,
कैल्शियम आयन को बाहर निकालें। या फिर क्या हो सकता है, मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम को कर रही हैं, या फिर Na+ है या K+ है, तो कोई भी आयन मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो डेफिसिट हो, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया हो, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हों, तो वो होते हैं आयंस। ठीक है, तो उन आयंस को ये क्या कराएगी, उनका रिलीज कराती है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर क्या होता है, ये 2 डोमेन्स होते हैं, इसके पास 2 डोमेन होते हैं, और ये पैसिव होता है, यानी कि पैसिव होने का मतलब इसके अंदर कोई एटीपी की जरूरत नहीं है। एक्टिव मतलब कि एटीपी की जरूरत है, ए से एक्टिव, ए से एटीपी। पैसिव मतलब इसमें एटीपी की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मली फंक्शन ऐसे ही करता है। जब भी क्या होगा, ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा। जैसे आप एक ग्लास रखते हैं और एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, अगर आप मैं दिखाना चाहूँ डायग्राम से, तो एक ग्लास है, आपने एक ग्लास लिया हुआ है, उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, और दूसरा ग्लास ले रहे हैं वो खाली है, और दोनों को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, किससे, एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये पानी इसमें ट्रैवल करके इसमें भरने लगेगा ना, तो इसी को कहते हैं ग्रेडियंट का डिफरेंस। इसमें आयन जो है, मान लो Na+ ज़्यादा है, Na+ की जो है या कैल्शियम आयन यहाँ पे ज़्यादा है और दूसरे में बिल्कुल ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा जगह, मतलब या सेल की बात नहीं हो रही है। जैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ से सेल के साइटोसॉल में निकल के रिलीज हो जाता है। साइटोसॉल में ये नहीं है, मान लीजिए यहाँ कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन अगर यहाँ पे है और कैल्शियम आयन ER में है और बाहर ये है आपका, ये सेल है, सेल में यहाँ पे कैल्शियम आयन भरी हुई है और यहाँ पे एक आयन गेटेड चैनल होता है। इसमें से ये आयन गेटेड चैनल में से ये क्या होगा, ये खुल जाएगा, और खुल करके क्या होगा, इसमें से Ca+ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर चली जाएगी सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ये चली जाती है, तो वो इसी तरीके से ये काम करता है कि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा था, ER के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इसी के कारण से ये जो क्या हो गया, जो हायर कंसंट्रेशन था वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर, कैल्शियम जो है वो बाहर की ओर मूव कर गया, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आयन गेटेड चैनल, ये गेट जो है, ये आयन गेटेड चैनल यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे गेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के ऊपर, उससे ये बाहर निकल जाता है। तो ये होता है तीसरा, लिगेंड गेटेड चैनल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।